गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। आज प्रोग्राम में खबर शेयर की थी आर्टिफिशियल स्किन जो क्रिएट की गई है, किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकती है फ्यूचर में। लेकिन जो मौजूदा स्किन है, अगर इसके साथ मसले मसाइल हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये हम गाहे बगाहे बताते भी रहते हैं। आज भी कुछ ऐसी ऑप्शंस की बात करेंगे। एक तो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ लोग तो पूरा मेकअप भी परमानेंट करवा लेते हैं, उसमें लिपस्टिक भी शामिल होती है, उसमें वो पीबी ग्लो कहते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, रंग भी गोरा हो जाता है। और इसके अलावा लोग आई लैशेस भी लगवाते हैं, लोग माइक्रो नीडलिंग आईब्रोज के लिए करवाते हैं। स्किन के लिए मुख्तलिफ लेजर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं। सारे ऑप्शन पे मेरा ख्याल है आज बात कर ली जाए। आपके मुस्कुराने की वजह मुझे समझ में आ रही है कि सलमा को सारा कुछ पता है क्या क्या होता है। हाँ, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इन्हिसार एक मेकअप पे जो था उससे हट के ज़रा कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो कोई चीज़ आई है। देखिए, टाइम की बचत है, एक दफ़ा मेकअप कर लिया, बस सुबह उठे, मुंह धोए और ऑफिस। सही बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशिर मुश्ताक डाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर कमिंग। गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? गुड मॉर्निंग जी, आई एम गुड। डॉक्टर साहब, इतनी थेरेपीज़ का और इतने सिलसिलों का जिक्र किया तो आई डोंट नो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास सवालात हैं उससे मुताल्लिक हम लोग करते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है ये बहुत कॉमन है, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट होती किस किस चीज़ों के लिए? क्योंकि कई दफ़ा तो लेज़र ट्रीटमेंट जो हमें बताई जाती, जो हम सुनते रहे हैं, वो बालों के लिए भी है। फिर जो स्किन पे मोल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ लोग कहते हैं। फिर स्किन फेयर करने के लिए भी कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं। तो ये क्या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स है लेज़र की भी? अच्छा, मैं अब सरप्राइज हो रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन है तो मैं पब्लिक को क्या बताऊँ। सब कुछ तो आपने बता दिया हुआ है। हमें इनिशियल अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी आजकल पब्लिक में अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी है ड्यू टू स्पेशली सोशल मीडिया के बहुत सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता होती हैं। बिल्कुल। और जब हमारे पास वो आ रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वी फील लाइक दैट कि वो हमारा एग्जाम या इम्तिहान लेने के लिए आ रहे हैं ना, हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं। कमिंग टू दी पॉइंट, जो आपने सवाल किया कि लेज़र ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सी टाइप्स के लेज़र्स हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आप पहले ये बात बताऊंगा कि लेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स आर अवेलेबल फॉर हमारे जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स हमारे पास हैं कि जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी हम लोग लेज़र यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मेडिकल डॉक्टर्स, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट जो लेज़र यूज़ करते हैं वो FDA अप्रूव्ड होते हैं और उनके हेल्थ में बेनिफिट तो होता है, लेकिन उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते इस तरह के। FDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी इज USA अथॉरिटी है जो कि कोई भी नई मेडिसिन, कोई भी नया प्रोसीजर, कोई भी नया डिवाइस जो कि मेडिकल साइंस में यूज होता है उसकी पहले वो अप्रूवल देते हैं। सर, एक और चीज़, एक मैंने इंटरव्यू देखा किसी स्किन स्पेशलिस्ट का क्लिप मैंने देखा। शी सेड के FDA के अंडर ये जो मशीन्स होती हैं ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती, जो ड्रग अथॉरिटी है। इज दैट ट्रू? देखिए, ड्रग अथॉरिटी के अंडर मशीन इस तरह से फॉल करती हैं कि जो प्रोसीजर नया लॉन्च होगा तो उसकी अप्रूवल उनकी तरफ से ज़रूरी है। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग FDA नहीं करता, लेकिन FDA अप्रूव ज़रूर करता है कि जी कि आपने ये मशीन ह्यूमन बॉडी पे यूज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है। अब हम कमिंग टू द लेज़र की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो लेज़र डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोल रिमूवल की बात की आपने, मोल रिमूवल के लिए अलग लेज़र होता है। हेयर जो रिमूवल के लिए जो आपने बात की कि हेयर रिमूवल ये होता है कि मोस्टली ख़वातीन के फेसेस के ऊपर या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे और हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। उसकी कोई हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, डिफरेंट अदर रीजन है उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है। स्किन की रिजुविनेशन के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है। स्किन ग्लो को इम्प्रूव करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स, लेकिन सारे लेज़र सेफ हैं अगर आप एक्सपर्ट हैंड से करा रहे हैं और प्रॉपर क्लिनिक से करा रहे हैं। तो अगर तो किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं जिसको हमारी अथॉरिटीज़ ने उसको रेगुलेट नहीं किया हुआ या लाइसेंसिंग नहीं है उनके पास, तो उसके फिर डैमेजिंग के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन वैसे ये सेफल है। सो आपके पास लेज़र से रिलेटेड जो केसेस आ रहे हैं इसकी तादाद ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है या कुछ अल्टरनेट वेज भी आते जा रहे हैं? अब देखें, ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। हाँ, ग्रेजुअली कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनमें इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड हो रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आज से 5 साल पहले जो हम प्रोसीजर कर रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं। इसी क्या यही वजह है कि डॉक्टर्स में भी बहुत इजाफा होता जा रहा है डर्मेटोलॉजी में? आई मे से दैट, मतलब हम ये बात कह सकते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, इसमें अब जो चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है वो ये है कि कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं
जो कि एस्थेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ फाइन इनफ। उसमें हमारी तरफ से जो PMDC की तरफ से भी अलाउ है, हमारे हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी अलाउ है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम से ना डिफरेंट लोग हैं कि जिन्होंने मेडिकल साइंस में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, MBBS नहीं किया हुआ, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है, और कुछ कोर्सेज करके उनको पता ही नहीं है कि स्किन के अंदर है क्या। स्किन की देखें ना, हम तो मेडिकल साइंस में पूरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग MBBS में पूरा उसकी एनाटॉमी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फिर जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर उसमें मजीद इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है हमारी रिस्पेक्टिव फील्ड का। तो इसलिए जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, थेरापिस्ट की, वो लोग अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें फिर साइड इफेक्ट्स के या इस तरह की चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको वो प्रॉपर्ली क्वालिफाइड नहीं होते और उनको इन चीज़ों का इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ठीक, डॉक्टर साहब, हाइफो क्या है? क्या ये भी लेजर टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल लेजर टेक्नोलॉजी है। हाइफो इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ओके। हाइफो होता क्या है कि ये फैट मेल्टिंग के लिए यूज होता है, और मोस्टली ऐसा होता है कि डबल चिन या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जहाँ पे फैट अकमुलेट हो जाता है तो उसको ये मेल्ट करता है, जिसके मेल्ट करते हैं, फ्रोज करता है? नहीं, फ्रीजिंग इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज क्लैटो। जो फैट फ्रीजिंग का प्रोसेस और है वो भी बॉडी में फैट को बाहर निकालता है बॉडी से, और जो हाइफो है वो भी बॉडी से फैट को बाहर निकालता है। तो उसका जो है क्लैटो इज फॉर फैट फ्रीजिंग, और जो हाइफो है दिस इज फॉर फैट मेल्टिंग। दोनों फिर बॉडी से बाहर निकलते हैं। हाँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली तकरीबन 8 महीने 10 महीने पहले एक मशीन आई थी पाकिस्तान में, दैट इज कॉल्ड M-Sculpt। वो कहा जाता है कि आपके बॉडी पार्ट्स के लिए ना, ख़ास तौर पर आपके पेट के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए आपके बहुत अच्छी है, और वो तकरीबन इक्विवेलेंट है 20,000 क्रंचेस के, उसका एक सेशन। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल डॉक्टर साहब, कि मशीन से आपके ये जो है ना, ये किस हद तक कम हो सकता है फैट आपका? अच्छा देखें, यहाँ पे ना मेरी एक थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है। वो ये है कि एक तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन होती है कि जी कि हम थोड़ा सा ना शॉर्टकट्स की तरफ जाएं। हाँ, इस तरह आपने बात की है ना कि आपको अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को शेप अप करना है, अपना वेट रिड्यूस करना है, आपने अपनी डबल चिन ख़त्म करनी है, बॉडी से फैट कम करना है, तो हम किसी भी लेजर्स की तरफ चले जाएं, जिस तरह आपने बताया इस तरफ चले जाएं, या फिर हम हाइफो करा लें, हम क्लैटो करा लें, कोई भी लेजर करा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन एक स्टेज आती है जिसके बाद हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपको करा लेना चाहिए। बट द पीपल लाइक यू, आप यंग लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आप जैसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं और वो मजीद उस पर फोकस्ड होते हैं कि जी कि हमने मजीद स्मार्ट होना है, वेट रिड्यूस करना है, डबल चिन कम करनी है, तो मैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करता हूं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली वेट और ये चीजें कम हो जाएंगी। क्योंकि उस सेशन के बाद जो आपको एक पेपर दिया जाता है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी सारी इतनी एक ही होती हैं 1-1.5 महीने के लिए, कि आप वैसे भी उसको करके ना एक कैलोरी डेफिसिट पूरा आपका हो जाएगा। नहीं वो ठीक है आपकी बात, कैलोरी डेफिसिट भी जरूर होता है, लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ना उसको कम करें। फिर एक स्टेज आती है कि जब स्टबन फैट होती है कि जो कि बॉडी से रिमूव नहीं होती, जस्ट लाइक हमारा बेली एरिया होता है, चिन एरिया होता है, यहाँ पे जो फैट एक्यूमुलेट होती है वो बहुत मुश्किल से जाती है। उसके लिए फिर लेजर्स और इस तरह की चीजें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये कराएं, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छा। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लिनिक एंड फॉर योर प्रोसीजर्स, और ये सिलसिला आई बिलीव के बढ़ता ही जाएगा पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, और अच्छी बात है कि अच्छा दिखना चाहिए और हर किसी की ख्वाहिश होती है, और उसको उस पर खर्चा भी करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए।